हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। पिछले वीडियो में हमने देखी थी संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज हम देखेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एग्जिस्ट करती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका से सर्वथा पृथक होती है और कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, उसे हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति अपने किसी भी कार्य के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इनफैक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अंगों में पूर्णतः शक्ति पृथक्करण पाया जाता है और ये अपने अपने क्षेत्रों में संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। अब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की हम परिभाषा देखते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्टर घार्नर की जो परिभाषा है उनके अनुसार अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष तथा उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में भी उसके प्रति अनुत्तरदायी होते हैं। Presidential government is that system in which the executive, including both the head of the state and his ministers, is constitutionally independent of the legislature in respect to the duration of his or their tenure and irresponsible to it for his or their political policies. कैटल कहते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों और कार्यों के बारे में विधानमंडल से स्वतंत्र होता है। अकॉर्डिंग टू कैटल, presidential form of government is that government in which the head of state is has a fixed tenure and he is independent from legislature for his policies and for his policies and his work. इस प्रकार अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के प्रधान अर्थात राष्ट्रपति को देश के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति किन्हीं भी व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है और इस प्रकार मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद में भी सामूहिक उत्तरदायित्व की कोई व्यवस्था नहीं होती है और ये सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व और कार्य संपूर्णतः राष्ट्रपति पर ही निर्भर होता है। राष्ट्रपति एवं उनका जो मंत्रिमंडल होता है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स लेजिस्लेचर और राष्ट्रपति कांग्रेस के नियंत्रण से पृथक रहकर शासन शक्ति का संचालन करते हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम ये लेते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जैसा कि पहले ही डिस्कस किया जा चुका है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में
जो मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाता है, और जो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है या सरकार के जो अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक दूसरे से पृथक होते हैं। फिर जो सेकंड पॉइंट है वो नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जैसा कि हमने संसदीय शासन व्यवस्था में देखा था, फॉर एग्जाम्पल हम भारत का लेके कि राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। ऐसा कोई डिफरेंस अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नहीं पाया जाता है। प्रेसिडेंट ही होते हैं, हेड ऑफ स्टेट भी वही होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी वही होते हैं, और राष्ट्रपति ही सर्वशक्तिशाली होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यपालिका का कार्यकाल है वो निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का हम उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। 4 साल का कार्यकाल होता है किसी भी राष्ट्रपति का, तो वो 4 साल अपने पद पर कार्य करते हैं, और उनको सिर्फ महाभियोग द्वारा, यदि कांग्रेस, अमेरिकन लेजिस्लेचर या कांग्रेस में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है और यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तभी उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनका जो 4 साल का कार्यकाल है वह फिक्स होता है, और व्यवस्थापिका उनको समय से पूर्व अपने पद से नहीं हटा सकती। वो केवल एक ही केस में होता है, यदि महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। जबकि हमने देखा कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका तब तक ही पद पर बने रह सकती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका में विश्वास प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुण, मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं शासन में स्थायित्व, स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में चूंकि कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का जो टेन्योर है, कार्यकाल, वो निश्चित होता है और उसे समय से पूर्व हटाना संभव नहीं होता एक्सेप्ट महाभियोग के केस में। तो ऐसी स्थिति में शासन में स्थायित्व बना रहता है और उन्हें बार बार व्यवस्थापिका में अपने बहुमत को सिद्ध नहीं करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शासन में कुशलता, एफिशिएंट गवर्नमेंट। कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होने के कारण अत्यधिक साहस एवं स्वतंत्रता पूर्वक प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करती हैं, और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो केवल प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उन्हें विधायी कार्यों में भाग लेने और लोकप्रिय होने के लिए अपनी अतिरिक्त समय को स्पेंड नहीं करना होता है, और इस समय को वो अपने शासन कार्यों में, इस समय का उपयोग वो अपने शासन कार्य में कर सकते हैं, और इस तरह से विभिन्न नीतियों का निर्माण करने में और उनका पालन करने में वो अच्छे से कार्य कर पाते हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासन में कुशलता रहती है, गवर्नमेंट इफेक्टिव गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन में एकता, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण शासन की जो शक्ति होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, और उन्हें अपनी पॉलिसी को बनाने, इम्प्लीमेंट करने के लिए अन्य किसी शक्ति केंद्र से करने के लिए अन्य किसी से सलाह मशविरा या फिर सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। इससे प्रशासन में पूर्ण एकता बनी रहती है। नेक्स्ट है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन।
बिलीफ इन द थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यह कहता है कि जो सरकार के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में पृथक्करण होना चाहिए। और यदि कोई भी 2 अंग मिल जाते हैं तो वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं और इससे जनता के अधिकार और स्वतंत्रता का हनन होता है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के तीनों अंग संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, वह है दलबंदी की बुराइयां कम। जैसा कि संसदीय शासन व्यवस्था में दलीय व्यवस्था का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और कोई भी सरकार तब तक ही पद पर बने रह सकती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका में विश्वास मत हासिल हो। तो इससे राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल सिस्टम में, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो दलबंदी की बुराइयां हैं वो कम रहती हैं, क्योंकि एक बार सरकार बन जाती है तो वो अपना जो टर्म है उसे जो निश्चित टेन्योर है तब तक कार्य करती है, क्योंकि वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और व्यवस्थापिका उसे समय से पूर्व अपने पद से भी नहीं हटा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुदलीय शासन व्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त, फेवरेबल फॉर द मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी पार्टी सिस्टम या बहुदलीय व्यवस्था के लिए उपयुक्त हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था में कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। जैसे भारत में ही कई बार ऐसी स्थितियां बनी जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और दो चार या उससे अधिक दलों ने मिलकर सरकार बनाई और ऐसी सरकारों ने सफलतापूर्वक कार्य नहीं किया। कई उदाहरण ऐसे हैं। हालांकि अभी कोएलिशन है वो सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब भी कोएलिशन गवर्नमेंट थी, उसने सफलतापूर्वक कार्य किया था। तो जो बहुदलीय व्यवस्था होती है उसमें कई बार किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति की संभावना अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कम से कम होती है। ये संसदीय शासन व्यवस्था में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं होता है। तो 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं और कई बार ऐसी सरकारें अस्थिर ही होती हैं। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है योग्यतम व्यक्तियों से मंत्रिमंडल का निर्माण संभव। इसमें हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अपने पसंद से जो बेस्ट होता है व्यक्ति किसी भी विभाग को संभालने के लिए उसका चयन करते हैं और उससे वह मिनिस्ट्री देते हैं। तो इसका जो मंत्री जो बनते हैं उनको व्यवस्थापिका का सदस्य होना नहीं होते हैं। अमेरिका में तो जैसे राष्ट्र अध्यक्ष शासन व्यवस्था है और उसमें क्लियर कट है कि यदि आप एग्जीक्यूटिव हैं या मंत्री परिषद के सदस्य हैं तो आप व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। तो राष्ट्रपति इस तरह से योग्यतम व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं मंत्री बनाने के लिए। और जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है वो संकट काल के लिए उपयुक्त। इसमें हम ये कह सकते हैं कि चूंकि एक ही व्यक्ति को डिसीजन लेना होता है राष्ट्रपति को, तो संकट काल में जब डिसीजंस जल्द से जल्द लेने की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति के लिए ये शासन व्यवस्था बिल्कुल उपयुक्त होती है। और लास्ट है कि कार्यपालिका विधानमंडल पर छा नहीं सकती। तो इससे अभिप्राय है कि सब कार्यपालिका अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करती है, व्यवस्थापिका अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करती है और
कोई भी एक दूसरे पर अपने आप को इम्पोज नहीं कर सकता है। अब हम देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के दोष। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं विधायी और प्रशासनिक विभागों में सहयोग का अभाव। चूंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होते हैं, तो उनमें आपस में कोई सामंजस्य नहीं होता और इस तरह से शासन कार्य चलाने में कई बार बहुत ही परेशानियों का सामना करना होता है। नेक्स्ट है वैदेशिक संबंधों के संचालन में कठिनाई। इसमें हम अमेरिका का उदाहरण दे सकते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट यदि कोई भी विदेशी राष्ट्र के साथ संधि करते हैं तो उसे अमेरिकी संसद में, अमेरिकी कांग्रेस में उसकी अप्रूवल लेनी आवश्यक होती है। तो कई बार होता है कि राष्ट्रपति के दल को व्यवस्थापिका में बहुमत नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में किसी भी विदेशी राष्ट्र के साथ की गई संधि या विदेशी संधि को अप्रूव कराना मुश्किल हो जाता है। तो इससे जो फॉरेन अफेयर्स है उनको चला पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है निरंकुशता की आशंका। राष्ट्रपति चूंकि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, तो वो भी कई बार निरंकुश होने का प्रयास करते हैं और निरंकुशता से शासन चलाते हैं। नेक्स्ट है कम राजनीतिक शिक्षा। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक शिक्षा कम मिलती है क्योंकि राजनीतिक दल बहुत ज्यादा हावी नहीं होते हैं। राजनीतिक दल इफेक्टिव होते हैं, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल जो है वो बहुत, उनकी जो रोल है और जो उनका इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुण और दोषों का यदि हम निष्कर्ष निकालें तो हम पाते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था एक स्थायित्व वाली सरकार देने में सफल होती है, और चूंकि एक ही व्यक्ति जो कि सरकार और राष्ट्र दोनों का प्रमुख होता है, शासन उसके हाथ में होता है, तो वो इफेक्टिवली शासन चला पाता है क्योंकि वो अपनी नीतियों के लिए और कार्यों के लिए स्वतंत्र होता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी उत्तम शासन व्यवस्था है।